नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है स्टॉक मार्केट में तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मार्केट के माहौल के बारे में और उन दो सबसे बड़े फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे जिनकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में, एशियन स्टॉक मार्केट में एक भारी मंदी का दौर चल रहा है। एक पैनिक कंडीशंस बनी हुई है। जिन स्टॉक के अपर सर्किट लगने थे उनके अपर सर्किट कैंसिल हो गए और जिन स्टॉक में अपर सर्किट लग चुके थे उनके अपर सर्किट टूट गए और कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहने वाली थी, उनकी परफॉर्मेंस एक रेंज के बीच में फंस गई। ठीक है, वो सारा खेल इन दो फैक्टर्स के बेस पे चल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो या वीडियो पे नए हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जो डीपली एनालिसिस करके आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को रूबरू कर सके, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। तो देखो, बात कर रहे हैं दो ऐसे मेजर फैक्टर जिनकी वजह से मार्केट में इतनी अफरा तफरी मची हुई है, इतनी बड़ी खलबली मची हुई है। मार्केट एक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ठीक है, उनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है इंटरनेशनल मार्केट से, खासतौर पे यूरोप के मार्केट से। यूरोप की मार्केट की बात करें तो सबसे पावरफुल जो स्टॉक एक्सचेंज है वो NYSE है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जहां दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनीज ऑपरेट होती है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज और भी बड़ी बड़ी कंपनीज है। ठीक है, अब वहां के अगर 100 पॉइंट में गिरावट होती है तो वो काफी होता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए। अगस्त से ये सिलसिला शुरू हुआ था, 5 अगस्त के आसपास से। 5 अगस्त के आसपास से गिरावट वहां पे शुरू हुई। नाम दिया गया कि यूएसए में जॉब का रिसेशन आ गया और एनवाईएस से इतनी तरीके से गिरा, इतनी बुरी तरह से पीटा कि वहां पे कम से कम 1000 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। डॉ जोन्स में 1500 पॉइंट की गिरावट हो गई। ठीक है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 3500 की गिरावट हुई और जापान के स्टॉक एक्सचेंज निक्की में कम से कम 2500 से 4500 पॉइंट के आसपास जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट पूरा उथल पुथल हो गया। 15 अगस्त के बाद जैसे जैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की तो 5 सितंबर के बाद से फिर एक नया इशू मार्केट में आके खड़ा हो गया। 5 सितंबर को वहां के सिलिकॉन वैली बैंक में क्राइसिस की न्यूज आई और मार्केट में फिर 3-4 दिन से जबरदस्त गिरावट का सामना हुआ। जैसे तैसे करके मंडे को 196 पॉइंट की जो बढ़ोतरी हासिल की एनवाईएससी ने, लेकिन मंगलवार को 37 पॉइंट की गिरावट के साथ फिर से फ्लक्चुएशन शुरू हो गया। और आज कंडीशन ये है कि कल जो एनवाईएससी है एक जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ खड़ा हुआ है, वो अपनी रिकवरी कर रहा है। ठीक है, जो 650 पॉइंट की वहां पे गिरावट हुई थी उसकी रिकवरी की, तो आज मार्केट में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि भाई जो लीप ईयर है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो भारतीय बाजार के लिए सबसे ज्यादा खास होता है। हर एक लीप ईयर के अंदर जो महंगाई दर होती है उसको कम किया जाता है, जिसको हम लिक्विडिटी या वोलेटिलिटी वगैरह बोलते हैं। अब इस टाइम मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी, जो पिछले 3 साल से स्टॉक दुगने या तिगने दौड़े थे, भागे थे, ठीक है, या 4 गुना भागे थे, तो उन्होंने एक महंगाई को जन्म दे दिया और उस महंगाई दर को हमेशा कम किया जाता है लीप ईयर में। तो लीप ईयर में जो लिक्विडिटी होती है उसको कंट्रोल किया जाता है और जब लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है तो मार्केट में एक आर्थिक तंगी आ जाती है, एक सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों के बीच एक पैनिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, लिक्विडिटी कम करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। और ये फिनोमिना स्टॉक मार्केट पे ही नहीं, आम बाजार पे भी लागू होता है, जहां से आप दाल चावल खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, दूध खरीदते हो, ठीक है, उस पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी जिस स्टॉक में सबसे कम होती है वो स्टॉक उतना बढ़िया चलता है और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी न्यूट्रल के बराबर है वो स्टॉक रॉकेट बन जाता है और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है वो स्टॉक गिरता ही गिरता है, चाहे उसके फंडामेंटल कितने भी जबरदस्त क्यों ना हो, क्योंकि लिक्विडिटी ही वो फ्यूल है जो उस स्टॉक को चलाता है। फंडामेंटल तो सिर्फ ये हेल्प करते हैं कि भाई जिस स्टॉक पे हम पैसा लगा रहे हैं वो ट्रस्ट वर्थी स्टॉक है, वहां पे हमारा पैसा नहीं डूबेगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए हम वहां पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही फायदा होता है एक फंडामेंटल का, जबकि स्टॉक को चलाने का काम तो सिर्फ लिक्विडिटी करती है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा रहा है, इसमें कम से कम 3-4 महीने का भी टाइम लग जाता है और 6 महीने का टाइम भी लग जाता है। तो आपको पैनिक नहीं होना, बस आपको होल्ड करके रखना है, सेल आउट मत करना, इंट्राडे खेलने की तो बिल्कुल भी भूल मत करना। और एफओ तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, खासतौर पर जब लिक्विडिटी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो। ठीक है,
और लिक्विडिटी में अगर कई बार ऐसा भी सिनेरियो हो जाता है कि जो 50 रुपए का स्टॉक है वो 2 रुपए तक भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली होता